उस रात अगर पुलिस ने गाड़ी के पीछे वाली सीट पे चेक किया होता तो 16 लोगों की जान बच जाती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लाश जो 3 साल पहले जहाँ पे थी 3 साल के बाद वहीं पे लाश पड़ी हुई थी और किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसा क्यों था कि ब्लैक लोगों को ज्यादातर शिकार बनाया जाता था। उस रात पेट्रोलिंग करते हुए दोनों ऑफिसर के पास ये मौका था कि रूम की पूरी तलाशी ले तो और जानें बच जाती। अगर कैब ड्राइवर को शक हुआ था तो उसे ये बात तुरंत पुलिस को बतानी चाहिए थी। इस पूरे केस में जेफ लकी था या उसे कोई बचा रहा था। 22 जुलाई 1991 की उस रात को यूएस के मिल्वॉकी शहर में उस अपार्टमेंट में आखिर पुलिस वालों ने ऐसा क्या देख लिया कि एक पुलिस वाले ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। और जिस पुलिस वाले ने ये मंजर देखा उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले रात को सो नहीं पाते थे, उनको बार बार इसके सपने आते थे। Authorities also took out a barrel of what they think is acid. Police are reluctant to reveal exactly how many victims there might be, but knowledgeable investigators say it could be more than a half a. दरअसल मिल्वॉकी पुलिस रात को पेट्रोलिंग कर रही थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, ट्रेसी एडवर्ड, जिसने खाली बॉक्सर पहना होता है। वो नशे में होता है और उसके हाथ में एक हथकड़ी बंधी होती है। वो पुलिस वाले से मदद मांगते हैं, मुझे बचा लीजिए। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है एक ब्लॉन्ड बालों वाले अजीब आदमी ने उसे घर पे बुला के नशीली चीज दे के चाकू से मारने की कोशिश की। पुलिस सबसे पहले ट्रेसी की हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हथकड़ी नहीं खुलती है। इसके बाद ट्रेसी पुलिस को इस अपार्टमेंट के रूम नंबर 213 में ले जाता है। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक आदमी नशे की हालत में बाहर आता है, जिसका नाम था जेफरी डेमर। पुलिस ने जब जेफरी के घर की तलाशी शुरू की और बेडरूम में गए तो बेडरूम में उन्हें चाकू, आरी, हथौड़ी, ड्रिल मशीन और बहुत सारा नशीला पदार्थ मिला। दोनों पुलिस वाले सदमे में तब आ गए जब उन्होंने कबोर्ड खोला। उसके अंदर कुछ तस्वीरें रखी हुई थी, जिसमें मानव शरीर के कुछ कटे हुए अंग की तस्वीरें थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें थी जो किसी नॉर्मल इंसान को विचलित कर सकती है। आखिर जेफरी डेमर कौन था, उस घर में क्या करता था और ट्रेसी एडवर्ड के साथ क्या करने वाला था। दोस्तों, दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर जिसे दुनिया मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से जानती है। दरअसल मिल्वॉकी अपनी शराब और बियर के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद लोग मिल्वॉकी को जेफरी डेमर के नाम से भी जानने लगे थे। जेफरी डेमर का जन्म 21 मई 1960 को यूएस के मिल्वॉकी शहर में हुआ था। फादर लायोनेल डेमर, मदर जॉयस और छोटा भाई डेविड। अनफॉर्चुनेटली जेफरी के पेरेंट्स के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। डेली के झगड़े और जेफरी की मदर के डिप्रेशन की वजह से जेफरी को कभी माँ बाप का प्यार मिला नहीं था। और फैमिली में डेविड सबसे छोटा था, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन डेविड को मिलता था। इसकी वजह से जेफरी बहुत लोनली फील करता था और अकेला रहना ही पसंद करता था। जेफरी बचपन से ही अपने फादर और कुछ दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाता था और कई बार जंगल में मरे हुए जानवरों की कुछ हड्डियां पड़ी होती थी, जिसे देख के जेफरी बहुत ही आकर्षित होता था। और तो और जेफरी अपने घर के बेसमेंट में बहुत सारे जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा करके सजा के रखता था। जेफरी और उसके फादर कई बार मिलके मरे हुए जानवरों की एनाटॉमी करते थे। जेफरी मरे हुए जानवरों के प्रति बहुत क्यूरियस रहता था और एक बार डाइनिंग टेबल पे जेफरी ने फादर से पूछा था कि चिकन के मांस को अलग करके उसकी हड्डियों को कैसे पिघलाया जा सकता है। 13 साल की एज में जेफरी को पता चला कि वो होमोसेक्सुअल है। हालांकि ये बात वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाया। जेफरी ने खुद ये बात बताई कि पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ वो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करता रहता था। पेरेंट्स के झगड़े, फैमिली में अटेंशन ना मिलना और होमोसेक्सुअलिटी, इस सब के चलते 14 साल की एज में जेफरी बियर और शराब पीने लगा था। 24 जुलाई 1978 जेफरी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और माँ को छोटे बेटे डेविड की कस्टडी मिली। महज 18 साल की एज में जेफरी अपने परिवार के ओहियो वाले घर में अकेला रहता था। उसकी माँ जॉयस छोटे बेटे डेविड को लेके चली गई थी और पिता लायोनेल एक होटल में अलग से रहते थे। 18 जून 1978
ग्रेजुएशन के 3 हफ्ते बाद एक लड़का था स्टीव हिक्स, जो रोज़ाना जॉगिंग करता था और जेफरी उसे देखा करता था। वो लड़का जेफरी को बहुत पसंद था। जेफरी उस लड़के के साथ फिजिकल होना चाहता था। एक बार स्टीव हिक्स जब जॉगिंग कर रहा था, तब गाड़ी में लिफ्ट देने और बियर पीने के बहाने जेफरी हिक्स को अपने घर ले गया। वहाँ पे दोनों ने जम के बियर पिया। बियर पीने के बाद जब हिक्स ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तब जेफरी ने अपने दिल की बात बताई कि वो हिक्स के साथ फिजिकल होना चाहता है। हालांकि स्टीव हिक्स होमोसेक्सुअल नहीं था, तो उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। स्टीव हिक्स जैसे घर पे जाने के लिए आगे बढ़ा, डेमन ने 5 केजी का डंबल लेके 2 बार उसके सर पे वार किया। हिक्स बेहोश हो गया और उसके बाद जेफरी ने उसका गला दबा के उसको मार डाला। और अब जेफरी अपनी फैंटेसी पूरी करना चाहता था। जेफरी ने हिक्स की लाश पे खड़े होके मास्टरबेट किया। हालांकि जेफरी के चेहरे पे एक मरा हुआ इंसान कैसा दिखता है, उस जिज्ञासा के साथ साथ एक डर भी था। दोस्तों, यहाँ से जेफरी डेमर की बर्बरता की शुरुआत होती है। वो हिक्स की लाश को बेसमेंट में ले गया। वहाँ पे ले जाके पहले सिर काटा, फिर हाथ और पैर सबको अलग कर दिया। जेफरी यहाँ तक नहीं रुका, उसने लाश के जो टुकड़े किए थे उसके साथ भी मास्टरबेट किया और तकरीबन 6 घंटे तक वो लाश के साथ ही बैठा रहा। रात के 3 बज चुके थे। जेफरी ने लाश को पास के एक नाले में फेंकने का फैसला किया। लाश के सभी टुकड़ों को प्लास्टिक की बैग में पैक करने के बाद जेफरी जब अपनी गाड़ी से जा रहा था, तब 2 पुलिस वालों ने ट्रैफिक रूल्स वायोलेशन के चलते उसे रोका। हालांकि पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। पुलिस वालों ने गाड़ी की पीछे की सीट पे जब चेक किया तो उन्हें प्लास्टिक के कुछ बैग दिखी। उन्होंने जेफरी से पूछा तो जेफरी ने बताया घर का कुछ कचरा है जिसे नाले में फेंकने जा रहा हूँ। जेफरी ने यह भी बताया पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और घर पे अकेला रहता हूँ, तो सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। लकीली पुलिस वालों ने जेफरी की बात मान ली और उसे जाने दिया। यह पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी। अगर पुलिस वालों ने उस बैग में क्या है चेक कर लिया होता तो तकरीबन 16 लोगों की जान बच जाती। इस पूरे वाकया के बाद जेफ इतना समझ गया था कि वो लोगों को अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना सकता है। वो हिक्स की लाश को लेके वापस आ गया। लाश को वापस घर के बेसमेंट में ले जाने के बाद मांस को हड्डियों से अलग किया और हथौड़ी की मदद से हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़े अपने घर के पीछे गार्डन में ठिकाने लगाए और बाकी के सभी टुकड़े नज़दीक के जंगल में डाल दिए। हत्या के कुछ महीने बाद जेफरी के फादर और उनकी मंगेतर जब घर पे आए, तब उनको पता चला कि जेफरी यहाँ पे अकेला रहता है। घर की हालत बहुत ख़राब थी। पूरे घर में यहाँ वहाँ पे खाली बियर के कैन पड़े हुए थे। तब जेफरी के फादर को पता चला कि वो अल्कोहलिक हो गया है। जेफरी की लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए उसके फादर ने यूएस आर्मी में उसे भर्ती कराया, जहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग के बाद वो मेडिकल एग्जामिनर का काम करता था। ये बात है 1979 की। जेफरी के लिए मेडिकल एग्जामिनर एक बहुत अच्छा मौका था मानव शरीर की रचना को जानने का, लेकिन उसकी शराब की लत के चलते हुए महज 3 साल में उसे यूएस आर्मी से निकाल दिया गया। यूएस आर्मी से निकाले जाने के बाद जेफरी वापस जब अपने घर पे आया, तब उसने पाया 3 साल पहले उसने हिक्स की लाश को जिस जंगल में फेंका था, उसकी लाश अभी तक वहीं पे पड़ी थी। किसी को कुछ पता नहीं था। जेफरी के फादर उसकी आदतों से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उसे अपनी दादी कैथरीन के वहाँ पे वेस्ट एलाइस भेज दिया। जेफरी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो होमोसेक्सुअल था। ये बात उसने अपनी दादी को भी नहीं बताई। दादी के साथ रहते हुए जेफरी ने अपने होमोसेक्सुअल विचार और सेक्स की इच्छा को दबाने के लिए चर्च जाना शुरू किया और बाइबल पढ़ना शुरू किया। जेफरी एक सेक्सुअल डिसऑर्डर और नेक्रोफिलिया का शिकार था, तो उसके लिए अपनी ये सब इच्छाएं दबाना थोड़ा मुश्किल था। एक मासूम और आम आदमी जैसा दिखने वाला जेफ एक खून कर चुका था। एक बार मॉल में घूमते हुए जेफ ने एक इंसानी पुतला देखा। उसे वो पुतला इतना पसंद आया कि उसने वो पुतला चुरा लिया। हैरत की बात यह है कि उसे पुतला चुराते हुए किसी ने देखा नहीं और वो उसी पुतले को अपने घर पे ले आया। जेफरी अपनी फिजिकल फैंटेसी पूरी करने के लिए उस पुतले के साथ मास्टरबेट भी करता था। उसे कोई जिंदा इंसान चाहिए था अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए। तो जेफरी डेमर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बार वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था और उस किताब के अंदर से उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि एक लड़का जेफ के साथ
फिजिकल रिलेशन रखना चाहता है। हालांकि जेफ ने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जेफ की सेक्स की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने चर्च जाना और बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। जनवरी 1985 जेफरी को मिलवॉकी के एम्ब्रोसिया चॉकलेट फैक्ट्री में एज ए मिक्सर की जॉब मिल गई। वीकेंड में छुट्टी के दौरान जेफरी नए दोस्तों की तलाश में मिलवॉकी के बहुत सारे गे बार और पब में जाने लगा। इन दिनों 1980 के दशक में गे बार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और मिलवॉकी में बाथ हाउस एक ऐसी जगह थी जहाँ पे होमोसेक्सुअल लोग किसी से भी मिल सकते थे, अपनी फिजिकल इच्छा पूरी कर सकते थे। क्लब बाथ हाउस उन दिनों होमोसेक्सुअल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट था जहाँ पे जेफरी अक्सर जाया करता था। जेफरी नए नए पार्टनर से मिलता रहता, अपनी फिजिकल इच्छा पूरी करता, लेकिन जेफरी एक ऐसा इंसान था जो फिजिकल रिलेशनशिप में फुल कंट्रोल और डोमिनेंट चाहता था। इसी वजह से वो बाथ हाउस में नशीले पदार्थ ले जाता था और ऑपोजिट पार्टनर को नशीले पदार्थ देके अपनी फिजिकल इच्छाएं पूरी करता था। एक बार क्लब बाथ हाउस में जेफरी ने एक पार्टनर को हद से ज़्यादा नशीला पदार्थ दे दिया और वो लड़का वहीं पे बेहोश हो गया। क्लब के ऑनर ने मेडिकल हेल्प के लिए कॉल किया और इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्लब बाथ हाउस में डैमर की एंट्री को बैन कर दिया गया। बात है 8 सितंबर 1987 की। मिलवॉकी पुलिस ने जेफरी को 12 साल के लड़के के सामने मास्टरबेट करने के जुर्म में जेफरी को गिरफ्तार किया। हालांकि जेफरी का यही कहना था कि वो यूरिनेट कर रहा था। 21 नवंबर 1987 पहले मर्डर के 9 साल के बाद जेफरी 25 वर्षीय स्टीवन टूमी से मिला। टूमी को $50 की ऑफर करके होटल एम्बेसडर में एक रात गुजारने के लिए जेफरी ने मना लिया। अगली सुबह जब जेफरी की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ और चादर पे बहुत सारा खून लगा हुआ था और जब उसने देखा तो टूमी के चेहरे पे बहुत सारा खून था और स्टीवन टूमी मर चुका था। हालांकि जेफरी को खुद पता नहीं उसने टूमी को कैसे मार दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जेफरी ने रूम को एक दिन के लिए भाड़े पे लिया और एक लगेज स्टोर में जाके बहुत बड़ी सी सूटकेस खरीदी। जेफरी ने टूमी की लाश को सूटकेस में डाला और एक कैब बुला के सूटकेस को जब गाड़ी की डिक्की में रखने गया तभी ड्राइवर को कुछ शक हुआ था, लेकिन जेफरी ने मामला संभाल लिया। स्टीवन टूमी की लाश को दादी के घर के बेसमेंट में एक हफ्ते तक रखने के बाद उसके सिर, पैर और हाथों को काट दिया। टूमी के सिर को छोड़ के बाकी के सभी अंगों को ठिकाने लगा दिया। हालांकि जेफरी की दादी उसे हर बार पूछती कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जेफरी मामले को रफा दफा कर देता। दोस्तों 2 हफ्ते तक जेफरी ने टूमी के सिर को संभाल के रखा। उसके बाद खोपड़ी को ब्लीचिंग के मिश्रण में डाला और उबाला। जेफरी डेमर इतना पागल हो चुका था कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो मास्टरबेट करता रहा और फिर उसने टूमी की खोपड़ी को ठिकाने लगा दिया। स्टीवन टूमी का मर्डर करने के बाद जेफरी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था और लगातार नए शिकार की तलाश में रहता था। वो बार बार गे बार्स में जाने लगा और नए शिकारों को तलाशने लगा। नए नए लोगों को दादी के घर पे लाना, उन्हें शराब पिला के बेहोश कर देना, उसे मार देना, फिर सेक्स करना और उसके बाद लाश को ठिकाने लगा देना। जेफरी डेमर का ये एक रूटीन बन चुका था। दोस्तों इसके बाद मर्डर का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो रुकने का नाम नहीं लेने वाला था। स्टीवन टूमी के मर्डर के 2 हफ्ते बाद डेमर एक 14 साल के जेम्स डॉक्स्टेटर से गे बार के बाहर बस स्टैंड पे मिला। डेमर ने उसे $50 देके फोटो खिंचवाने के लिए राजी किया और अपने घर पे ले गया। अनफॉर्चुनेटली जेम्स के साथ भी वही हुआ, उसे भी मार दिया गया। जेम्स की बॉडी ऊपर के रूम में बेड पे पड़ी होती और अगली सुबह डेमर नीचे आके दादी के साथ ब्रेकफास्ट करता और उनको चर्च पे छोड़ के आता। जेफरी डेमर ने एक 14 साल के बच्चे को गला घोट के मार दिया और उसकी बॉडी को बेसमेंट में फ्रूट सेलर में 1 हफ्ते तक रखा। सिर को छोड़ के बाकी के सभी पार्ट को ठिकाने लगा देता था। 24 मार्च 1988 को ये सेम चीज़ रिचर्ड के साथ हुई। चमड़े के बेल्ट की मदद से उसका गला दबा के उसे मार डाला और लाश को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों जेफरी डेमर के सभी विक्टिम में रोनाल्डो फ्लावर एक ऐसा लकी व्यक्ति था जो जेफरी के मर्डर अटेम्प्ट से बच गया था। रोनाल्डो को भी बहुत सारी शराब पिला के बेहोश कर दिया था, लेकिन अचानक उसकी दादी ने उसे देख लिया और इसकी वजह से रोनाल्डो फ्लावर बच गया। सितंबर 1988 में
एक 13 साल के लड़के के साथ यौन हिंसा के जुर्म में जेफरी डेमर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की वर्क रिलीज की सजा हुई, जिसमें वो हर रोज काम पे जा सकता है और अपना काम पूरा करके उसे पूरा दिन जेल में बिताना होता था। जेल में वर्क रिलीज का 1 साल पूरा होने के बाद जेफरी डेमर ने अपनी दादी का घर छोड़ दिया और अब वो मिलवॉकी शहर के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट के 213 नंबर के रूम में रहने लगा था। तो ये एक ऐसा अपार्टमेंट था जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन सबसे ज़्यादा रहते थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जेफरी डेमर की बर्बरता थी, आगे उसने जो जो कत्ल किए और लाश के साथ जो जो किया वो आपने कहीं पे देखा या सुना नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में जेफरी डेमर के लिए एक दिक्कत ये थी कि वो यहाँ पे किसी को मार के हथौड़ी से उसके हड्डी के टुकड़े नहीं कर सकता था, वरना आसपास वालों को पता चल जाता। जेफरी अब लोगों को मार के उनके शरीर के टुकड़े करके लाश को एसिड में डाल के गला देता था और लाश की खोपड़ी को अलमारी में रख देता था। सबसे ज़्यादा बर्बरता जेफरी ने एंथोनी सीयर्स के साथ की थी। एंथोनी को घर पे बुला के उसे नशीला पदार्थ दे के बेहोश कर दिया। उसको मारने के बाद उसके शरीर के सभी अंगों के टुकड़े कर दिए और उसका सिर और उसका गुप्तांग उसे फ्रिज में स्टोर कर दिया। उसके बाद एडवर्ड स्मिथ, अर्नेस्ट मिलर, डेविड थॉमस और कर्टिस ट्रॉटर 8 महीने में लगातार 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जेफरी पहले कुछ सालों में मर्डर करता था, फिर कुछ महीनों में, फिर उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि कुछ हफ्तों में वो लोगों को मारने लगा। मई 1991 एक लड़का टोनी, जो बोल और सुन नहीं सकता था, उसे $50 में फ़ोटो खिंचवाने की लालच देके अपने घर पे बुलाया। अपने घर पे बुलाने के बाद उसे भी बेहोश कर दिया। हालांकि यहाँ पे डेमर उसे मारना नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि कुछ भी करके मैं टोनी को अपने पास रख पाऊँ। टोनी को बेहोश करने के बाद जेफरी ने ड्रिल मशीन से टोनी के सिर में थोड़ा छेद किया और उसके सिर में यूरियाटिक एसिड इंजेक्ट किया और इसकी वजह से टोनी तुरंत मर गया। जेफरी ने टोनी के शरीर के टुकड़े कर दिए, सिर को संभाल के रख दिया और बाकी सभी पार्ट को एसिड में डाल के गला दिया। दोस्तों, जेफरी इतना पागल हो चुका था कि अब वो अपने घर में लाशों के टुकड़े कहाँ पे स्टोर कर पाए उसके लिए सोच रहा था। जेफरी मार्केट से 5 फुट का एक स्क्वायर फ्रिज ले आया जिसमें वो लाश के टुकड़े स्टोर कर पाए। 27 मई 1991 डेमर मिलवॉकी के सबसे बड़े ग्रैंड एवेन्यू मॉल में घूम रहा था। यहाँ पे वो अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा था। यहाँ पे उसकी नज़र कॉर्नरैक पे पड़ी। कॉर्नरैक 14 साल का एक लड़का था, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था, तो डेमर ने उसे $50 दे के फ़ोटो खिंचवाने की ऑफ़र की। डेमर उसे अपने घर पे ले आया, नशीली दवा पिला के उसे बेहोश कर दिया और इस बार डेमर ने कॉर्नरैक के सर पे 2 या 3 इंच का ड्रिल से एक होल किया और उसके अंदर म्यूरिक एसिड इंजेक्ट किया। इतना करने के बाद जेफरी बियर लेने बाहर चला गया। तभी कॉर्नरैक रूम से बाहर निकल के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट के बाहर आ गया और पड़ोस वाली 2 ब्लैक लड़कियों ने कॉर्नरैक को देख लिया। लड़कियों ने तुरंत 911 पे कॉल किया और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। दोस्तों, कॉर्नरैक ने एक कंबल ओढ़ा हुआ था और उसके पीछे से खून निकल रहा था। पुलिस ने आने के बाद कॉर्नरैक से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना नशे में था कि कुछ बोल नहीं पाया। यहाँ पे जेफरी डेमर के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उसने कॉर्नरैक के सिर में जो होल किया था, बाजू में खड़ी दोनों लड़कियाँ या पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला और थोड़ी देर में डेमर वहाँ पे पहुँच गया। पुलिस ने पूछा ये कौन है, तो डेमर ने बोला कॉर्नरैक मेरा बॉयफ्रेंड है। डेमर की दोनों पड़ोसी लड़कियों ने पुलिस से पूछा कि यह लड़का नाबालिग लगता है, लेकिन पुलिस ने डेमर को कुछ पूछने की जगह दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करने की धमकी दे दी। दोस्तों, यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस खुद कॉर्नरैक को डेमर के घर के सोफा पे सुला के आई, लेकिन अगर पुलिस ने बेडरूम में जाके देखा होता तो बेड के ऊपर टोनी की लाश पड़ी थी। लेकिन जेफरी इतना लकी था कि पुलिस सीधा घर के बाहर निकल गई। तकरीबन रात के 2:30 बजे पड़ोस वाली दोनों लड़कियों ने पुलिस को फिर से कॉल किया कॉर्नरैक की स्थिति जानने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और 1 घंटे बाद तकरीबन 3 बजे कॉर्नरैक की मौत हो गई। दोस्तों, जेफरी को 3 साल पहले
यौन हिंसा के मामले में पकड़ा गया था। कोनरेक और वो 13 साल का लड़का दोनों सगे भाई थे। इस पूरे वाकया के बाद जेफरी की पड़ोसी ग्लेंडन ने पुलिस को बहुत सारे कॉल किए कोनरेक की खबर पूछने के लिए, उसे क्या हुआ, वो कैसी स्थिति में है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जून 1991 मिलवॉकी के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट का रूम नंबर 213 लाशों के ढेर से भरा हुआ था और इसके बाद 4 और मर्डर। दोस्तों तकरीबन हर वीक जेफरी एक मर्डर करता था। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जेफरी इतना साइको हो चुका था कि वो अपने बाथ टब में 2 लाशों के साथ नहाता, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता और शरीर के टुकड़े करके उसे जो अंग पसंद आते उसे फ्रिज में स्टोर कर देता। कुछ दिनों बाद घर से लगातार बदबू आने की वजह से एक पड़ोसी ने जेफ से पूछा कि ये बदबू क्यों आ रही है, तो जेफ ने बोला मेरा फ्रिज खराब हो चुका है और अंदर जो मीट रखा है वो सड़ चुका है, इसकी वजह से ये बदबू आ रही है। दोस्तों जेफरी डेमर को मिलवॉकी का कैनिबल ऐसे ही नहीं कहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद शरीर के कुछ अंग जैसे बाइसेप्स, जांघ और बहुत सारे ऐसे अंग जहाँ पे अच्छा सा मांस हो, सभी पार्ट को स्टोर करने के बाद जेफरी डेमर उसे पका के खाने भी लगा था। मानव शरीर का दिल उसे बहुत अच्छा लगता था खाने में, और तो और वो लाश के खून तक को पी जाता था। जेफरी का यह कहना था कि मैं लाश का खून इसीलिए पीता था ताकि वो लोग मेरे अंदर समा जाए। 22 जुलाई 1991 ट्रेसी एडवर्ड को भी फोटो खींचने के बहाने और $50 की लालच देके जेफरी अपने घर पे लाया था। बेडरूम में ले जाके जेफरी ने ट्रेसी के हाथ में एक हथकड़ी लगा दी और उसके बाद टीवी पे द एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी लगाई। यहाँ पे ट्रेसी समझ चुका था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ट्रेसी ने समझदारी दिखाई और बाथरूम जाने का बहाना करके जेफरी को धक्का मार के ट्रेसी वहाँ निकल गया। जेफरी डेमर इतना शातिर था, अपने घर के दरवाजे के अंदर 8 अलग प्रकार के लॉक रखता था। ट्रेसी ने जैसे ही डेमर को धक्का मारा और बाहर निकलते ही लकीली 8 में से ट्रेसी ने वही लॉक खोला जिससे घर का दरवाज़ा खुल गया और ट्रेसी भाग के पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस के घर पे आते ही पुलिस को बहुत सारे हथियार मिले। पुलिस ने जैसे ही फ्रिज खोला उसमें एक कटा हुआ सर और मानव शरीर के कुछ अंग स्टोर करके रखे थे। दोस्तों जिस ऑफिसर ने फ्रिज खोला था उसने कुछ दिनों बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और ये उस ऑफिसर का स्टेटमेंट था। उसे इस पूरे इंसिडेंट के सपने आते थे। जेफरी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसके घर से हथौड़ी, आरी, ड्रिल मशीन सब कुछ मिला और बहुत सारी नशीली दवाई मिली। मेडिकल एग्जामिनर ने जब रूम का जायज़ा लिया तब उसे पता चला कि हमारा सामना एक शैतान से हुआ है। दोस्तों जेफरी इतना शातिर था कि उसने रूम के बाहर नकली कैमरे लगाए हुए थे ताकि अगर वो घर पे नहीं है तो कोई घर के अंदर ना जा पाए। जेफरी डेमर ने 17 लोगों का कत्ल कन्फेस किया। I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. कोर्ट में मीडिया और विक्टिम के फैमिली मेंबर के सामने ट्रायल चली कुछ दिनों तक और 17 फरवरी 1992 को डेमर को फाइनली सजा सुनाई गई। जेफरी डेमर को 15 जन्मों की उम्र कैद सुनाई गई। तकरीबन 914 साल की सजा सुनाई गई। सजा के 2 साल बाद अप्रैल 1994 में जेफरी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, तो उसके लिए उसे एक चर्च में ले जाया गया जहाँ पे उसका बैप्टिज्म होना था। चर्च के फादर ने जेफरी का सर पानी में डुबोया और जैसे ही सर बाहर निकाला फादर ने कहा ईश्वर की शरण में तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों जिस दिन जेफरी डेमर का बैप्टिज्म हो रहा था उसी दिन जॉन वेन गेसी को 6 लोगों के कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। जॉन वेन गेसी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। 28 नवंबर 1994 26 साल के क्रिस्टोफर स्कैरवन ने जेफरी डेमर के सिर पे एक डंबेल से जोर से हमला किया और जेफरी वहीं पे मर गया। हालांकि जेफरी ने इस हमले से बचने की कोई कोशिश नहीं की, तो इस पूरे किस्से की शुरुआत जहाँ से हुई थी अंत भी वहाँ पे हो गया। जेफरी ने अपना पहला मर्डर डंबेल से किया था, तो उसकी खुद की मौत डंबेल से ही हुई।
हालांकि विक्टिम के फैमिली मेंबर को सरकार की तरफ से कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, लेकिन सरकार ने जेफरी डैमर की जो भी चीज़ें थी उसे नीलाम करके जो भी पैसा आएगा वो विक्टिम के परिवार में बांटने का फैसला किया। एक समाज सेवक जो सिल्वर, जिन्होंने जेफरी डैमर की सभी चीज़ों को नीलामी में खरीद लिया $4 लाख में, और जो भी पैसा आया उसे विक्टिम में बांट दिया गया और बाकी की जो भी बची हुई चीज़ें थी उसे एक कचरे के डब्बे में डाला गया, एक अनजान जगह पे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। दोस्तों कुछ समय बाद ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट को तोड़ दिया गया। दोस्तों दुनिया भर में क्राइम और सीरियल किलिंग में आज तक ऐसा केस ना कभी किसी ने देखा ना सुना, इसीलिए जेफरी डैमर को दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाता है, जिसने 17 लोगों का कत्ल किया था।